मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टमक अल्सर। ये एक इतना वसी और अजीज़ टॉपिक है कि तकरीबन दुनिया के जितने भी मामलात, जितने भी मसाइल डिज़ीज़ के मुतल्लिक़ हैं, वो सारे तकरीबन मिद्दे से शुरू होते हैं, क्योंकि मिद्दा तमाम अमराज का घर है। जो लोग खाने पीने में बद एहतियाती करते हैं और वक्त पे खाते पीते नहीं हैं, और आजकल तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके यही मामलात, मिद्दे का अल्सर, मिद्दे का सोजिश। इसमें दोस्तों होता असल में क्या है कि जब गैस्ट्राइटिस होता है उसके बाद या तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, या फिर ड्यूडेनम अल्सर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले परहेज़ करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे होम्योपैथी का इलाज, क्योंकि इसकी वजूहात में सबसे पहली जो वजह आती है ना, वो है बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन। क्योंकि कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं, बल्कि मैंने बच्चे भी देखे हैं जो अपने तौर पे भी सर दर्द की गोली खा लेते हैं, पेट की खा लेते हैं, मोटापे के लिए खा लेते हैं, और बच्चियों में भी यही होता है कि एक्ने के लिए तरह तरह की मेडिसन, होम्यो की, एलोपैथी की और हर्बल खाते पीते रहते हैं, जिससे क्योंकि तमाम जितनी भी मेडिसिन जाती है वो मैदे में जाती है। तो इसलिए मैदे, क्योंकि उसके अंदर की जो लेयर होती है म्यूकस, उसमें बहुत ज़्यादा जब तेज़ाबियत, एसिडिटी बढ़ती है तो उसमें अल्सरेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके फैलाव में जो अहम किरदार है वो हमारा एक बैक्टीरिया है, एच पैलोरी। एच पैलोरी जब इस पे हमला करता है तो उसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मैदे की जो लेयर होती है उसके ऊपर वो उसमें छेद करना शुरू कर देता है, और वहाँ इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। जो उससे क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर 100% हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले मरीज़ को सादा ग़िज़ा खानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने पीने चाहिए। और इसके अलावा जो डिस्प्रिन है या पेन किलर है, अक्सर जैसे डिस्मेनोरिया में बच्चियाँ पेन किलर अपने तौर पे खाती रहती हैं, हेडेक में पैनाडॉल और डिस्प्रिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा कोई भी और हेपेटाइटिस है, मतलब टीबी है, कोई भी डिजीज़ है जिससे रेगुलर लगातार एलोपैथी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों में अल्सर के मामलात शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिली ऐसी है कि जो तकरीबन फ़ास्ट फूड पे गुज़ारा करते हैं, बेकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और खाना-पीना बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं करते, और उसकी वजह से भी उनको अल्सर शुरू हो जाता है मैदे का। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और अपनी बुरी आदत को कुर्बानी देना चाहिए। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना चाहिए, और सादा ग़िज़ा पे गुज़ारा करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि कुछ फैमिलियों में या इलाकों में अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, या पेप्सी, कोका कोला ड्रिंक्स जो हैं, ये भी अल्सर फैलाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि इसके होम्योपैथी में इलाज क्या है, क्योंकि जो लोग होम्योपैथी खाते हैं सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर, अपने तौर पे, या बहुत सारी कम्बिनेशन कंपनियों की लेना शुरू कर देते हैं, या एलोपैथी की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, उससे मुकम्मल क्योर नहीं होता। चंद दिन, चंद माह के लिए आराम आता है, उसके बाद दोबारा फिर वही मसला हो जाता है। तो इससे छुटकारा हासिल कैसे किया जा सकता है? उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी, आप जिस किसी भी इलाके में रहते हैं, आप कोशिश करें कि नज़दीकी होम्योपैथ को कंसल्ट करें, और अपनी अलामात बताकर उससे मुकम्मल ट्रीटमेंट लें, ताकि 2-3 माह में ये आपका जो एच पिलोरी है ये नेगेटिव हो जाए, और 100% ये हो जाता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नेगेटिव ना हो, लेकिन ये कम्बिनेशनों से नहीं होगा, अपने तौर पे नहीं होगा। एक तो परहेज़ करना है, और साथ होम्योपैथिक मेडिसिन रेगुलर खानी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि होम्योपैथी से शिफा कैसे लेनी। दोस्तों, साफ ज़ाहिर है कि जो मैदे के मरीज़ होते हैं वो बहुत सारी अद्वियात खा के एक होम्योपैथ के पास आते हैं। तो अगर आप होम्योपैथ समझते हैं कि इस फैमिली में बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन खाई हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले नक्स-मिका सीएम की उसको एक खुराक दें, पहले दिन। और दूसरे दिन उसको एच पैलोरी, जो कि इसका नसोड है, उसकी सीएम की एक खुराक दें। अगर तीसरे नंबर पे इसमें जो सफलीनम है वो सीएम की एक खुराक दें। सिर्फ ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 3 खुराकें देनी है। इसके बाद कोई और मेडिसिन नहीं देनी।
لیکن یہ کنفرم ہو کہ جب مریض کے ہاتھ میں ایچ پیلوری پازیٹیو ہے تو ایسی کنڈیشن میں یہ بیس آپ نے نہیں بھولنی، یہ ہر مریض کو دینی ہے، خواہ بچہ ہے خواہ بڑا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اس کے بعد جو باقی ادویات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے نا عورتوں میں خاص طور پہ وہ پلساٹیلا کا ہے۔ تو آپ نے یہ 3 خوراکیں دے دی، نیکسٹ دن پلساٹیلا اس کو شروع کر دے 200 صبح اور شام چند دن دیں، اس کے بعد 1 ml 10 ml cm تک لے جائیں، اور 2 ماہ کے بعد آپ نے کوئی میڈیسن نہیں دینی اس کو اور صرف یہی دینی ہے، تو انشاءاللہ اس کا ایچ پیلوری نیگیٹو ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو اہم دوائی آتی ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم کے مریض کو بھی جب معدے میں السر ہوتا ہے تو اس کو معدے پر بہت زیادہ درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو 30 طاقت میں شروع کریں، بیس وہی رکھنی ہے اور سنگل دوا دینی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی کور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو اکثر مریضوں کو جو جلن ہوتی ہے، معدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اینتھریکسینم 1 ml 10 ml کی ایک خوراک دینے کے بعد باقی آپ ایرس ورسک اور آرسینیکم البم 30 یہ دونوں دوائیاں آپ آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں، چند دن دے دیں اور اس کے بعد کوئی ایک وقفہ 1 ہفتہ یعنی ناگا کر لیں، اس کے بعد دوبارہ اس کو شروع کر دیں، تو انشاءاللہ 2 ماہ میں 1 ماہ میں آپ کا ایچ پیلوری نیگیٹو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک دوا جس کا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے معدے کے السر میں، اس کو ہے نیٹرم فاس۔ نیٹرم فاس آپ 6x میں کوشش کریں کہ 4 گولیاں کسی بھی اچھی فارمیسی کی صبح دوپہر شام، یہ بھی ریگولر 2 ماہ اس کو ریگولر ہی چلانا ہے۔ باقی جو مریض کی مزاجی ہے دوا اس کے ساتھ اس کو بھی چلائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کمبینیشن ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ اچھا اس کا ہے کام، تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزاجی دوا نہیں ملتی یا مریض کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہائیڈراسٹس کیو، سمفائٹم کیو اور رنتھوگیلم کیو اور اس کے علاوہ کانڈو رنگو، یہ 4 دوائیاں آپ مناسب یعنی 30 ml میں مکس کر لیں اور اس کے 15 سے 20 رات صبح دوپہر شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اس کو ریگولر دینا ہے، اور جو میں نے پہلے بیس بنائی ہے وہ تمام مریضوں کو دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے معدے کے جتنے بھی السر ہیں تمام مریضوں کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے ڈاکٹر جسم کا ڈاکٹر ہے، اس کو بہت پتہ ہے، معلوم ہے کہ مجھے یہ چیز موافق ہے اور یہ چیز موافق نہیں ہے، اور ایک اپنی لسٹ تیار کرے، جو چیزیں اس کو نقصان دیں دوران علاج ان چیزوں سے اوائڈ کریں، تو انشاءاللہ وہ مکمل السر سے شفا یاب ہو جائے گا۔ والسلام۔